हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। इससे पहले की वीडियो में लगभग 2 से 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं, शायद 4 क्लास हो चुके हैं। मैंने अपने वीडियो चैनल पर 4 वीडियो CDP से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं और आशा है कि आप लोग उसे देख भी चुके होंगे। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसके बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में आप देखेंगे संज्ञानात्मक जो अवधारणा रही है जीन पियाजे का, उसके बारे में जो क्या है सिद्धांत में, उसके बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगा। आशा है कि यह वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना आपने अन्य वीडियो को देखा है। यह जो वीडियो होगा वो आपको मुख्यतः कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी थ्योरी बेस्ड नहीं आया है। जब भी आया है वो कॉन्सेप्ट यदि आपका बढ़िया है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि सिद्धांत को कॉन्सेप्ट के थ्रू, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस सिद्धांत में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक अवधारणा का सिद्धांत, उसके बारे में हम देख लेते हैं। कॉग्निटिव, इसको इंग्लिश में बुलाता है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। ठीक है, तो याद रखिएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पियाजे आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या क्या है इस थ्योरी में। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जीन पियाजे थे वो एक कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने इसको ये अवधारणा किस स्थिति में दी थी। तो जो जीन पियाजे थे एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने ये अवधारणा उस समय दी जिस समय ये अल्फ्रेड बीने के साथ बुद्धि परीक्षण पर काम कर रहे थे। यानी कि यह अवधारणा, स्पेशली इस अवधारणा का ही विकास करना उस स्थिति में नहीं आया था। यह आया कि यह प्रयोग कर रहे थे, यह विश्लेषण कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे प्रोफेसर अल्फ्रेड बीने के साथ बुद्धि परीक्षण के ऊपर। लेकिन उसी समय इन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ आपको बता दें कि यहाँ इन्होंने क्या क्या दी थी। तो अल्फ्रेड बीने के साथ इन्होंने ये सिद्धांत को दिया, यानी कि उनके साथ रहते हुए बुद्धि परीक्षण का कार्य कर रहे थे, उसी समय ये आया सिद्धांत इन्होंने दिया। अब आते हैं कि इस सिद्धांत में है क्या चीज़। तो यह सिद्धांत जब आप समझने जा रहे हैं तो इसका कुछ शॉर्ट चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको जानना जरूरी है यदि आप इस सिद्धांत को समझना चाहते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट चले जाइए। आपको सिद्धांत ऐसा लगेगा कि हम पढ़ लिए, जैसे न्यूटन का थ्योरी है, न्यूटन का थ्योरी में कोई भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप पढ़ लिए, न्यूटन का लॉ याद हो गया, लेकिन आपको पता चलेगा कि इसका थ्योरी ये यूज़ कहाँ होता है ये पता ही नहीं चलेगा। तो हम भी उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि आपको यह पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसे टर्म है सिद्धांत में, उस टर्म को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहला टर्म है अनुकूलन। ठीक है, तो अनुकूलन को हम समझेंगे कि क्या है अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन कहता है कि बालकों का वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। ऐसे भी अनुकूलन यदि हम लोग देखे हैं, आप भी पढ़े होंगे कि अनुकूलन मतलब अपने आप को सामंजस्य बैठाना या अपने आप को परिस्थिति के अनुसार से सामंजस्य स्थापित करना ही अनुकूलन है ना। तो अनुकूलन यहाँ क्या, यदि बच्चे की दृष्टि से बात करें तो बच्चा जो है वो वातावरण के, चूँकि बच्चा प्रसव के बाद
यानी गर्भ जब जन्म हुआ, गर्भ की स्थिति के बाद से जब वो जन्म लिया तो वातावरण एक उसके लिए एक नया वातावरण है। उस नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को समायोजित करना, अपने आप को उसके अनुकूल करना, अपने आप को ढालना परिस्थितियों के अनुसार से, उसी को कहा जाता है अनुकूलन। अब अनुकूलन में दो चीज़ें आती हैं इस सिद्धांत के अनुसार से। इस अनुकूलन में पहला जो चीज़ है वो है आत्मसातकरण और दूसरा है समायोजन। तो आत्मसातकरण क्या है ये समझिए। आत्मसातकरण है कि समस्या समाधान के लिए बालक पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। आत्मसातकरण में क्या है कि बालक जो है इस समस्या समाधान के लिए, बालक के पास कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को समाधान करने के लिए वह उस नॉलेज का उपयोग करता है जो नॉलेज उसने पहले सीखा है, जो उसने पहले अपने क्रियाओं से जो नॉलेज सीखा है, उसी नॉलेज का वह उपयोग करता है अपने आने वाले समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो उस चीज़ को कहा जाता है, उस प्रवृत्ति को कहा जाता है आत्मसातकरण। इसका मतलब है कि नॉलेज जो गेन किया उसने अपने आप में आत्मसात किया, अपने आप को उसके अनुसार से, यानी कि वह सीख को अपने अंदर निहित किया, अपने अंदर रखा, ठीक है। और उस सीख को उसने उपयोग भी किया। ऐसा नहीं, वो तोते वाली कहानी नहीं है, यानी कि सीखा तो लेकिन उसका यूज भी कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दूसरा है वह है समायोजन। समायोजन का मतलब क्या होता है ये समझिए। समायोजन का मतलब होता है कि अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाकर सामंजस्य बैठाता है। यानी कि बालक जो है वो अपना व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, तब वह वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, तो उस स्थिति को समायोजन कहते हैं। अब दोनों का मतलब क्या हुआ सो समझिए। आत्मसातकरण मतलब हुआ कि पिछले जो सीखी गई जो नॉलेज है उसका उपयोग करते हुए अगले आने वाले समस्याओं का समाधान करना। दूसरा समायोजन है, मतलब अपने आप को अनुकूल, अपने आप को इस तरह से चेंज करना कि ताकि आप उस परिस्थिति के अनुकूल हो जाए, उस परिस्थिति के अनुसार हो जाए, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको ज़्यादा परेशानी फेस ना करना पड़े। इस स्थिति को कहा जाता है क्या, तो समायोजन। अब आते हैं नेक्स्ट जो टर्म है वो है साम्य धारण, ठीक है। साम्य धारण का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। साम्य धारण मतलब होता है कि आत्मसातकरण जो है, आत्मसातकरण और समायोजन, ये दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की अवस्था को क्या कहा जाता है, साम्य धारण। नाम ही है साम्य, यानी कि समानता धारण करना। तो किसके किसके बीच, आत्मसातकरण के बीच और समायोजन के बीच, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच समानता लाना, ये स्थिति को कहा जाता है साम्य धारण, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है संरक्षण। आइए देखते हैं संरक्षण को क्या कहा जाता है। संरक्षण इस सिद्धांत के, हम जो भी बता रहे हैं वो इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसका मीनिंग आप दूसरा भी हो सकता है यदि हम आगे यदि ब्रॉड माइंडेड हम यूज़ करें तो। लेकिन यहाँ जो भी हम मीनिंग आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया, उस सिद्धांत के अनुसार से इस टर्म का क्या मतलब आता है, ठीक है। उसके बाद संरक्षण, जैसे संरक्षण का ही मतलब आप देखेंगे तो क्या होता है, सुरक्षा करना, है ना। लेकिन यहाँ क्या है सो समझिए। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा वस्तु के रूप रंग के द्वारा अलग करने की क्षमता को संरक्षण कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि बालक जो है वातावरण में यदि परिवर्तन होता है या वातावरण की परिस्थितियां अस्थायी रूप से रहती है तो उसको समझने की क्षमता, वातावरण कब परिवर्तित हो रहा है तब उसको किस तरह का बिहेव करना है, वातावरण की परिस्थितियां अस्थायी रूप से एक समान है तो उस समय उसको क्या व्यवहार करना है, ये समझने की क्षमता
और उसके साथ साथ वस्तु को रूप रंग के आधार पर अलग करने की जो क्षमता होती है, अलग करने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों में, उस स्थिति को कहा जाता है संरक्षण। मतलब संरक्षण मतलब एकक वस्तु को अलग करना उसके रूप रंग के आधार पर, उसके आकार के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद समझते हैं संज्ञानात्मक संरचना। तो संज्ञानात्मक संरचना को समझने से पहले आप एक चीज़ को याद रखिए कि आपने सुना होगा कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो संज्ञान लेने का मतलब क्या होता है कि कोर्ट में किसी ने केस नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने स्वयं उस परिस्थिति को समझ करके ये समझा कि इस पर कोई फैसला देना उचित है, इसीलिए उसने उस परिस्थिति को उठा करके अपने यहाँ फैसले के लिए रखा। तो यहाँ संज्ञानात्मक संरचना का मतलब ये हुआ कि क्या है, समझिए, बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को, बालक के मानसिक संगठन या उसकी मानसिक क्षमता को समझना ही संज्ञानात्मक संरचना है। मतलब है कि बालक किस स्थिति में, किस अवस्था में उसकी मानसिक संगठन या मानसिक संरचना किस प्रकार की होगी, ये इसी को कहा जाता है क्या, तो संज्ञानात्मक संरचना। जैसे 2 साल के बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना किस प्रकार की होगी ये समझना, और 4 साल के बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना किस प्रकार से होगी। तो जब इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आए तो ये समझिए कि बालक का मानसिक स्थिति यानी कि उसको सोचने की स्थिति, समझने की स्थिति 2 साल की अवस्था में किस प्रकार की होगी, इसी को कहा जाता है संज्ञानात्मक संरचना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मानसिक संक्रिया। अब संज्ञानात्मक संरचना और मानसिक संरचना, मानसिक संक्रिया में क्या अंतर है ये भी आपको देख लीजिए। मानसिक संक्रिया में क्या है कि कोई भी समस्या आता है बच्चे के पास, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वह उसके बारे में चिंतन करता है। ठीक है, चिंतन करता है यानी कि चिंतन मनन करता है, सोचता है उसके बारे में कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो उस परिस्थिति को कहा जाता है मानसिक संक्रिया। यहाँ ध्यान देने की है कि संज्ञानात्मक संरचना पूरी की पूरी मानसिक गठन को, मानसिक संगठन को कहा जाता है, जबकि मानसिक संक्रिया जो है वो किसी परिस्थितिवश जब वो चिंतन करता है तो उसको कहा जाता है मानसिक संक्रिया। जैसे 2 साल की अवस्था का बच्चा जो है वो उसके जो दिमाग का विकास जो है, जो स्थिति होनी चाहिए, मानसिक जो विकास होना चाहिए, वह कहलाया संज्ञानात्मक संरचना। जबकि 2 साल के बच्चे के पास जब कोई समस्या आती है, जैसे उसको भूख लगा और भूख लगने के दौरान उसको उस थाली में आप खाना दे दिए, तो उस समय उसका चिंतन ये करता है कि अब इसको खाए कैसे। यदि उसको आप चम्मच दे दिया तो चम्मच से उसको खाएगा कैसे, इसके बारे में वो सोचता है। तो उस परिस्थिति में जब वो जो चीज़ सोचता है उसको कहा जाता है मानसिक संक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि स्कीमा। देखिए ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्कीमा को समझिए, क्या कि कई बार यूज़ होगा ये आगे सिद्धांत में। स्कीमा क्या होता है कि मानसिक संक्रिया एवं संज्ञानात्मक संक्रिया के संबंधित मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। मतलब है कि ऐसी परिस्थिति या ऐसा व्यवहार जो संज्ञानात्मक संरचना और मानसिक संक्रिया के बीच उन व्यवहारों को कहा जाता है स्कीमा, जो कि जनरली सभी बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक जैसे 2 साल के बच्चे का जो मानसिक संगठन होगा, मानसिक संरचना जो होनी चाहिए वह, और उसका जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के समय में जो वो चिंतन करता है, जिस प्रकार से वो जो सोचता है, वही स्थिति यदि अन्य बच्चों के साथ सेम किया जाए तो उनका सोच यदि सामान्य हो, सेम उसी टाइप का हो, तो उस स्थिति को कहा जाता है स्कीमा।
अब इसमें इस परिस्थिति में हो सकता है कि कुछ परसेंटेज यानी कुछ परसेंटेज बच्चे जो होंगे वो अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन जनरली की जो है मैक्सिमम बच्चे एक ही जैसा सोचते हैं, तो उस स्थिति को स्कीमा कहा जाता है, यानी सामान्यीकरण। वर्ड यूज किया गया सामान्यीकरण, यानी कि नॉर्मली ज़्यादा कितनी संख्या में, नॉर्मल यानी कि मैक्सिमम संख्या में कितने लोग इस तरह का सोचते हैं, उस स्थिति को सामान्यीकरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं विकेंद्रण। विकेंद्रण है कि किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता। अब किसी बच्चा जब किसी वस्तु के बारे में उसके वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास जब करता है, तो उस स्थिति को विकेंद्रण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के विषय में वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहा जाता है, या वह विकेंद्रण है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, तो ये जो टर्म है वो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जैसे पहला आपका आ गया अनुकूलन, अनुकूलन में याद रखिएगा आत्मसात्करण और समायोजन। उसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट जो है वो साम्य धारण करना, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया, स्कीमा और विकेंद्रण। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं इसके थ्योरी पार्ट में जो कि सिद्धांत इसका है उसके बारे में। ठीक है, अब सिद्धांत में यदि हम देखें तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो मुख्यतः इन 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है। जो जीन पियाजे थे उन्होंने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा, और यह 4 भाग जो है वो बालक के विभिन्न अवस्थाओं को भी दर्शाता है। जैसे पहली यदि हम इसको सिद्धांत को देखें तो पहला जो अवस्था है वह है 0 से 2 वर्ष का, और इसे जीन पियाजे ने कहा संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वह 2 से 7 वर्ष है, इसको जीन पियाजे ने कहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब, तो 2 से 7 वर्ष। अब 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के अवस्था को इन्होंने कहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और 11 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था माना, यानी कि 4 अवस्था माने, 0 से 2, 2 से 5, 2 से 7 और 7 से 11 और 11 से 15। ठीक है, 4 अवस्था है, पहला प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। अब इन चारों अवस्था को आप समझिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एकक अवस्था को हम समझते हैं। तो यहाँ देखिए हम देखे हैं संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में। तो संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है, इसको भी हम बांटते हैं कितना, तो 5 भाग में इसको बांटते हैं, 5 से 6 भाग में, 6 भाग में इसको बांटते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था को। 0 से 2 जो वर्ष है उस अवस्था को फिर से हम 6 भागों में बांटते हैं, यानी जीन पियाजे ने भी इसको 6 भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है, सबसे पहला जो उन्होंने बांटा डिवाइड उप विभाग जो किया वो था 0 से 30 दिन, उसके बाद 1 माह से 4 माह और 4 माह से फिर 8 माह। पहला जो है वो 0 से 30 दिन, दूसरा 1 माह से 4 माह, तीसरा 4 माह से 8 माह और चौथा 8 माह से 12 माह और पांचवा जो है वह है 1 यानी कि 12 माह से 18 माह और नेक्स्ट उसका बाद छठा जो है वो है 18 माह से 24 माह। और ये 6 परिस्थिति में 6 अवस्था में 6 उप विभाग में जीन पियाजे ने अलग अलग संक्रियाओं, अलग अलग क्रियाओं के बारे में, बालक की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में, बालक की अलग अलग जो स्थितियां, व्यवहार जो है उसका अध्ययन किया और उसके बारे में उन्होंने बताया। जैसे पहले यहाँ 0 से 30 दिन में कहा, इस अवस्था को उन्होंने कहा प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था किस आयु या किस समय में देखी जाती है, तो आपको ऑप्शन देगा 0 से 30 दिन या 30 दिन से 60 दिन, 60 दिन से 90 दिन, ऐसे करके ऑप्शन देगा। आपको वहाँ टिक करना है 0 से 30 दिन। ठीक है, अब है कि यहाँ आपका दिमाग में एक चीज़ आ सकता है कि सर प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है, इसको समझिए।
प्रतिवर्त क्रिया होता है कि जो हमारे अंदर में जो संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंगों के थ्रू जब हमारा कोई प्रतिक्रिया होता है, जो संवेदी अंग महसूस करते हैं, संवेदनाएं जो महसूस की जाती हैं, और उस संवेदनाओं को महसूस करने के बाद हमारे द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है उसको कहा जाता है प्रतिवर्त क्रिया। ठीक है, अब यहाँ इसको समझिए, जैसे अब बच्चे में ये क्रिया कहाँ से होगी? जैसे बच्चे में होगी जब वो भूख लगता है तो रोएगा, है ना। तो उस स्थिति को कहा जाता है प्रतिवर्त, यानी कि 0 से 30 दिन में वो प्रतिवर्त क्रियाएं करता है मुख्यतः, और उसके अलावा वो कोई भी क्रिया नहीं करता कि जब उसको भूख लगेगा तो रोएगा। और उस परिस्थिति में एक ही क्रिया वो जानता है करना, वो चूसना, यानी कि दूध पीने का चीज़ ही वो जानता है। इस अवस्था को 0 से 30 समय जो अवस्था है उसको इसीलिए जीन पियाजे ने रखा कौन से भाग में? तो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था में। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1 माह से 4 माह। अब इसमें है क्या कि अब 0 से 1 माह के बीच में बच्चा चूसने का यानी कि दूध पीने का मुख्य रूप से क्रिया करता है, लेकिन 1 माह के बाद 1 माह से 4 माह के बीच में बच्चा जो है वो अपने आसपास की अवस्थाओं पर भी, आसपास के हलचल पर भी ध्यान देना शुरू कर देता है। यानी इसका नाम जो है उसको समझिए, मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, प्रतिक्रिया तो आपको बता दिए हैं, तो जो यहाँ है मुख्य जो है वो है कि उसके आसपास में किस प्रकार के हलचल होते हैं उसके अनुसार से वो प्रतिक्रिया करना शुरू करता है। ठीक है, शुरू करता उस समय की स्थितियों को रीड करना, वो अब धीरे धीरे उस वातावरण को समायोजित करते हुए अब वहाँ के परिस्थितियों को रीड करना, स्टडी करना शुरू करता है। किस अवस्था में? तो कौन से समय में? तो 1 महीने से 4 महीने के बीच। ठीक है, इसके बाद है चौथा 4 माह से 8, तीसरा पार्ट जो है वो है 4 माह से 8 माह, और इस अवस्था में है कि गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था इसको कहा जाता है। यानी कि अब वो रीड कर रहा है, वो पहले देख कर 0 से 30 समय में वो आसपास की क्रियाओं से उस अनभिज्ञ है, उस पर उसका ध्यान ज़्यादा नहीं जाता, उसका मेन फोकस होता है एक ही क्रिया पर, वो है दूध पीने की क्रिया पर। दूसरा 1 महीने से 4 महीने के बीच में वो रीड करता है, वो छूने का प्रयास नहीं करता। ठीक है, लेकिन तीसरा जो है 4 से 8 महीने का जो समय है, इस समय में बच्चा छूने का प्रयास करता है और छू करके जानने का प्रयास करता है। ठीक है, कब? 4 से 8 महीने के दौरान। ठीक है, उसके बाद 8 माह से 1 वर्ष के समय में कहा जाता है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। अब यहाँ यूज किया गया स्कीमेटा का। आप स्कीमा को याद रखिए, और यदि स्कीमा याद है तो ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगा। स्कीमा हम आपको बता चुके हैं, फिर से यहाँ यदि हम उसको बताएंगे तो उससे अच्छा कि आप फिर से वापस होकर के उसमें देख लीजिए कि क्या है स्कीमा का मतलब। तो यहाँ समझिए गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। अब स्कीमा का मतलब आप देख लीजिए, हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं इसका मतलब कि गौण स्कीमेटा में आपने देखा कि दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है ना। तो उस स्थिति में कुछ चीज़ें जो है वो समन्वय स्थापित करना शुरू करता है। बच्चा जो है इस एज में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, अपने आप को उसके अनुसार से उसका जो मानसिक संरचना है, उसका जो कह सकते संज्ञानात्मक संरचना है या मानसिक संक्रिया है, उसके अनुसार से जो समझ पाता है उसके अनुसार से अपने आप को समन्वय स्थापित करना चाहता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इस स्थिति में बालक क्या करता है कि बालक जो है वह अपने आसपास के जो लोग हैं उन लोगों के चीज़ों को अनुकरण करना शुरू करता है। ठीक है, यानी कि उसकी कॉपी करना शुरू करता है 8 से 12 महीने के दौरान। ठीक है, 8 से 12 महीने के दौरान अनुकरण करना वो शुरू करता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 वर्ष से यानी कि 12 महीने से 18 महीने के बीच में क्या होता है, तो 12 महीने से 18 महीने के बीच में तीसरी वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है। यहाँ फिर से वो अपने चारों ओर की परिस्थितियों को रीड करेगा, लेकिन एक आप देखें वृत्तीय परिस्थितियाँ कब 0 से 4 में, लेकिन और ये फिर शुरू होता है कब, तो 1 वर्ष से यानी कि 12 महीना से 18 महीना के बीच या फिर वृत्तीय परिस्थितियाँ इस को वो रीड करेगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि इस स्थिति में वह प्रयास करेगा, उससे त्रुटि होगी और फिर वो समझने का प्रयास करेगा कि आखिर वो चीज़ है क्या। यानी कि स्थिति में जैसे आप उसको कोई खिलौना दीजिएगा तो उस खिलौने को अब वो चाबी देगा चलेगा, तो उस समय वो क्या करेगा कि उसमें देखना चाहेगा कि वो खिलौना क्या इससे चल रहा है, तो उसको तोड़ने का प्रयास करेगा, तोड़ करके देखने का प्रयास करेगा। ये परिस्थितियाँ होती हैं कब, तो 12 महीने से 18 महीने के बीच, यानी कि लगभग 1 साल से 1.5 साल के बच्चे इस तरह की प्रक्रिया शुरू करते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर में जिज्ञासा स्टार्ट हो रहा है। जिज्ञासा का जो संवेदना है, जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है, वो ओरिजिन हो रही है, जन्म ले रही है उस समय। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लीजिए, एक वर्ड को याद रखिएगा कि प्रयास एवं त्रुटि से सीखने का प्रयास, सीखना कब शुरू करता है बच्चा, तो 1 साल से 1.5 साल के दौरान। नेक्स्ट इसका छठा जो पार्ट है वह है 18 महीने से 24 महीने के बीच में। 18 महीने से 24 महीने के बीच में जो स्थिति होती है उसको कहा जाता है मानसिक संयोग द्वारा नवीन साधनों की खोज की अवस्था। अब इस स्थिति में क्या करता है, जब बच्चा 1.5 साल से 2 साल के बीच में रहता है तो वह उस चीज़ के बारे में जो समस्या आती है उस समस्या के बारे में सोचता है, यानी कि मानसिक संक्रिया करता है। और मानसिक संक्रिया के पश्चात वह नवीन साधनों का उपयोग करता है, यानी कि जो उसने सीखे गए जो चीज़ें हैं, जो पिछले प्रयास से जो सीखी हुई वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं का या उस नॉलेज का उपयोग न करके वह नए साधनों का उपयोग करता है अपने मानसिक संक्रिया के बाद। ठीक है, अपनी मानसिक संक्रिया के बाद वह नए चीज़ों का, नए साधनों का उपयोग करने का प्रयास शुरू करता है। कब, तो 1.5 साल से 2 साल के बीच। ठीक है, ये रहा आज के भाग में। इसके बाद अगले भाग में हम देखेंगे कि इसके सिद्धांत के अन्य जो शेष पार्ट हैं उसको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।